वो मदर मिल्क दे रहे हैं। लेकिन जो दिन में जो 2-3 मील आते हैं, जैसे लंच हो गया, सही है, स्नैक टू हो गया और डिनर में, उस वक्त हम उनको कोई चीज़ मतलब या इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। वैसे रिकमेंड करते हैं इनको हर 2 घंटे के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा खिलाएं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि मोस्टली इन्होंने जैसे सॉलिड्स ऐड किए हुए हैं, तो मैस्ड फॉर्म में इन्होंने दिए हुए हैं, और जैसे इन्होंने एग होल ऐड किया हुआ है, सही है, और वो थोड़ा सा इशू करेगा, क्योंकि वो WHO की एलर्जीज़ के चांसेस होते हैं ना बच्चों को, सही है, और उनकी प्रॉपर इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। तो इन्होंने हाफ बॉयल एग दिया है, सही है, हाफ बॉयल एग एलर्जिक हो सकता है। अगर हम उनको मतलब कम्प्लीटली बॉयल दें और 8 मंथ पे दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सर फर्स्ट टाइम में वो लेग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या पहले एग वाइट दें और उसके बाद आस्ते आस्ते योग भी ऐड करें? नहीं, उसका इशू नहीं आता। मोस्टली हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अंडे की जर्दी पहले दें, पहले जर्दी रिकमेंड कर रहे थे, क्योंकि उनको ज़्यादा फैट भी ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों को। लेकिन ठीक है, सर वो डाइजेशन वाला इशू हो जाता है ना कि पता नहीं उनकी बॉडी यूज टू है। नहीं, अगर आप 8 एग मंथ वाइट पे सिंपल प्रोटीन 8 मंथ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर इशू नहीं होता। अगर 4 मंथ पे करवाते तो वो कहते हैं, WHO रिकमेंड करती है कि ना आप एग नॉक दें, मतलब दूध, हाँ, दूध को बॉयल करें, सही है, जैसे दूध बॉयल रहा हो उसमें अंडा डाल दें, तो ना वो उसके साथ मतलब मैश करें अच्छी तरह, तो वो एग नॉक बन जाएगा। और हम मोस्टली मतलब मॉल न्यूट्रिशन के बच्चों को यही दे रहे होते हैं। अच्छा, डाइट प्लान में ना जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आती है, मैंने कल भी आपको 4 से 5 ग्रुप्स बताए थे। एक बताया था आपको राइस, दूसरा योगर्ट, तीसरा पोटैटो, सही है, बनाना, ये चीज़ें बताई थी। तो ये अगर हम मतलब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि हम अर्ली उनको ना सॉलिड की तरफ वीनिंग का क्या मतलब होता है कि हमने उनकी एलर्जीज चेक करनी है, उनको वीकली देनी है, ठीक है, एक फूड ग्रुप वीकली देना है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने ना एक ग्रुप से हमने ग्रुप को शफल कर दिया, मिक्स कर दिया ग्रुप। तो अगर आप इस दौरान मतलब कम्प्लीटली फ्लूइड डाइट उसको प्रेफर करें तो वो बच्चों की टेस्ट भी डेवलप करेंगी, क्योंकि यहीं से टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। और उसके अलावा चोकिंग का भी कोई अक्सर इन बच्चों को चोकिंग हो जाती है, ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब पोजीशन सही नहीं होती मदर्स की फूड खिलाने की, तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा उनके लंग्स में जाता रहता है, उनको नमोनिया भी हो जाता है। तो काफ़ी पेशेंट का यही इशू होता है कि मतलब अगर हम उनसे पूछते हैं, नमूनिया वाले पेशेंट होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपकी पोजीशनिंग क्या होती है खाना खिलाने की, ठीक है, तो वो कोई मदर्स कह रही थी मतलब मैं लिटा के खिलाती हूँ, कोई कह रही होती है कि मैं गोद में लिटा के खिलाती हूँ, मतलब तो पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस एज में। तो आपने उसके साथ साथ पोजीशनिंग का भी मतलब उनको काउंसलिंग करनी है। फर्स्ट काउंसलिंग पोजीशनिंग की करनी है कि बच्चों को कैसे बिठा और इसकी जो है ना डिटेल जो चैप्टर 5 है उसमें मैडम आपको सारा बताएंगे कि पोजीशनिंग का सारा कुछ वो डिटेल में हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट आप लोग काउंसल कर सकेंगे। सर वीनिंग पीरियड किस एज में स्टार्ट होता है? 4 से 6 मंथ में आप किसी भी टाइम वीनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। तो सर ये ऐसे होता होगा, पहले वीनिंग स्टार्ट करवाते होंगे 1 माह 2 माह के लिए, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री की तरफ आते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री। विनय का जैसे सर ने बताया ना, इसका मकसद ये होता है कि तमाम फूड ग्रुप्स को जो है ट्राई करना। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ हमें पसंद है कोई नहीं पसंद, जो हमारी टेस्ट बर्ड्स है ना वो सिर्फ बताती हैं ये चीज़ कैसी है, लेकिन जो टेस्ट होता है वो हमने खुद बिल्ड करना होता है। हम जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो उसकी तरफ जो है ना टेस्ट बिल्ड हो जाता है। इसी वजह से बच्चों को तमाम चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ताकि कल को कोई चीज़ वो है जो उसके लिए हेल्दी हो, वो ये ना कहे मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, इन्होंने दिया हुआ है 1 बेकरी बिस्किट और डाइस फ्रूट। तो अगर हम उनको शुरू से ही बेकरी आइटम देना शुरू कर देंगे, तो अभी उनका GIT की प्रॉपर मोटेलिटी भी नहीं है, तो उनको तो ब्लोटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे बच्चों को। आप ना ये कॉमन आपने ना सिर्फ ये कॉमन प्रैक्टिस यही रखनी है। मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ।
जो ये फूड ग्रुप्स है ना, ये जो मैंने अभी बताया आपको, राइस, योगर्ट, ठीक है, और यखनी भी दे सकते हैं। यखनी के अंदर राइस मैश करके भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब चोकिंग के चांसेस है, अभी आप कहते हैं अर्ली स्टेज है, तो आप सिर्फ यखनी के अंदर राइस को मैश करके दे दें। सर चिकन नहीं डाल, चंक्स नहीं डाल सकते? चंक्स भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना बच्चे की, मतलब अगर बच्चा वेनिंग सही तरह ले रहा है तो फिर हम उसको कम्प्लीमेंट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो साफ जाएगा, वो इजीली ले लेगा, उसको चौकिंग का इशू नहीं होगा। अगर मतलब ऐसे में बच्चे भी आते हैं जो 2 साल हो गए वो सिर्फ फीडिंग पे है, फार्मूला फीड और मिल्क पे है, उनकी अभी उन्होंने मदर्स ने स्टार्ट ही नहीं करवाई। मदर्स क्या कहती है, जब भी मैं इसको सॉलिड फूड देती हूँ ये रोता है, ये खाता नहीं है, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, वहाँ पे मदर्स को बहुत ज़्यादा काउंसल करने की ज़रूरत है। और हम लियास और मैं ये भी प्लान कर रहे हैं कि मतलब एक सेशन करवाया जाए जिसमें आप हॉस्पिटल में मदर्स को काउंसल करें। पहले आप डाइट प्लान पे कंप्लीट फोकस करें, उसको बनाना सीखें, तो हम लास्ट में एक सेशन रखवाएंगे मदर काउंसलिंग का। तो आपने मदर काउंसलिंग करनी है और तमाम फूड ग्रुप्स के बारे में उनको खुद काउंसल करना है। फिर उसके साथ वार्ड में रोटेशन होगी, जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब कितनी कैलोरीज ले रहा है बच्चों को, आपने क्या किया है। तो मोस्टली हमें ये होता है कि सीनियर डॉक्टर्स के आगे तो जो जूनियर डॉक्टर है वो भी पजल हो रहे होते हैं, तो हमने यही तो मतलब उनको शो करवाना है कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें हमारी डाइट इनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये आपने लाजमी करना है। अभी आप डाइट प्लान सही तरह सीखें, ये फर्स्ट ट्रायल था, ये मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि मतलब कहाँ का कमी बेशी है। तो डाइट प्लान हम कोशिश किया करें सबसे आसान वर्डिंग यूज़ करें, ठीक है। और ना ये आपका जो डाइट प्लान हो ना वो कंप्लीट बता रहा हो कि मतलब उसको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े, कि मतलब ग्राम में मेंशन किए करें कि इतने ग्राम, ठीक है, या फिर उसका साइज़ मेंशन किए करें, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़, जो भी है। आप एक अपना हर मतलब न्यूट्रिशनिस्ट का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, मतलब वो कहता है कि कोई कहता है इस तरह जो हमारे पास है 1 कप, हाफ कप, कोई कहता है कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, कोई कहता है इतने ग्राम। तो आप अपनी लाइफ में डाइट प्लान जब भी बनाएं तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई और दिखाए अपना डाइट प्लान। ये सर स्लिप मुझे देना, इनके अटेंडेंस डाइट प्लान के असाइनमेंट के मार्क्स ऐड करते जाएं। वो मैं कल करूँगा ना, ये अलग पेज में बना के आएंगे। अच्छा दोबारा बनाते हैं? इन्हीं को उतार के दे देना। अगर आप अपने सर प्लान मैं ऐड को की जगह अच्छा, पोटैटो दे दूँ? अगर आप आपके प्लान को अच्छा करना चाहती है तो वो भी सही है। सर आप ये मुझे डाइट हम बेबी को प्रोसेस्ड फूड कम दीजिए, तो जो ब्रेड होती है वो भी तो बेबी से बन के आती है, प्रोसेस्ड है, उसे भी तो नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए। सर ये जो सही वाला डाइट प्लान है बाकियों को बता दें इसमें क्या सही लिखा हुआ है। सही सर। मैं आखिर में एक खुद बना के दे देता हूँ सबको। सर अब ये प्लान आपको देना। हाँ, हाँ दे ठीक दें। है बिल्कुल। चलने तो खा इसमें 500 कैलोरीज है। जी सर। सर के मुताबिक अरेंज किया है। मिक्स विद ब्रेस्ट मिल्क। और कोई मिक्स कर दो। पन्नी से खाना पन्नी तो लेकिन डैमेज करना नाम देखो। कद्दू कद्दू वन बनाना। अच्छा, WHO ने रिकमेंड किया है कि जो वेट है ना वो आफ्टर 1 ईयर रिकमेंड करो, वो
इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि वीट एलर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ओट मील दे सकते हैं, या बेसन की रोटी दे सकते हैं, बेसन की कोई भी चीज़ बना के दे सकते हैं। सर और अगर उन्हें मिल्क के साथ कोई चीज़ देनी है तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं आप या मदर मिल्क के अंदर ही करके देना। नहीं मिठाइयों को मदर मिल्क मैंने आपको कहा है कि सुबह उसकी सर्विंग दें, होल नाइट दें, शाम वो टाइम तो दें, फीड का और अलग बाकी है। दिन में फीड है ना 2 आवर दें। सर मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई रेसिपी प्रिपेयर करने का मिल्क रिक्वायर्ड है तो हम उसमें दूसरा मिल्क यूज़ कर सकते हैं, इनके काउ मिल्क या उसमें भी काउ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। काउ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और हमने ना टोटल मतलब हमारा काम ही यही है कि ना मतलब एक इधर से डाइट बंदा उन्होंने ना फार्मूला फिर की हुई थी, तो फार्मूला हमारा काम है, हमने उसको डिस्करेज कर दिया। हमारे पास काफ़ी मतलब उधर भी आते हैं सैंपल वाले, हमें फार्मूला फीड के सैंपल भी दे जाते हैं। अभी मैं आ रहा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, तो मुझे एक वो सैंपल वाली हमारे पास पुरानी आती थी ब्यूटिशिया की, वो मुझे मिली, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब ब्यूटिशिया छोड़ दी है, मैंने और कंपनी ज्वाइन की है, तो हमारा फार्मूला लैक्टोजन फ्री और एक वो रिगर्जिटेशन के लिए जो बच्चों के लिए होता है वो है, वो आप रिकमेंड किया करें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मतलब मैंने उनको सारे लिहाज का नंबर भी दिया है और कार्ड भी दिया है, तो उन्होंने कहा मैं आपका उधर विज़िट करूँगी। तो वो डेली हमारे पास आ रहे होते हैं ऐसे सप्लीमेंट रिकमेंड करें, ये अच्छा है ये अच्छा है, लेकिन हमने टोटल मदर फीड को ही इनकरेज करना है। और सर ठीक है। सिरिलैक सीरीलैक वो राइस से बना, आप होम मेड सीरीलैक बनाए, होममेड सीरियल। होम मेड सीरीलैक की रेसिपी भी हम आपको देंगे, वो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बना रहे हैं। ये सारी जो आप लोगों को डाइट प्लानिंग बताई जा रही है ऐसे समय ने सीलाई की है सारा कुछ मीन के उनमें उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, तो आप लोग उसे डिस्करेज करके इसको करें, बजट भी बचाएं और हेल्दी भी है ये। होम मेड सीरीलैक की रेसिपी हम ना अभी आप बर्डन नहीं डालते, कल आपको असाइनमेंट देंगे, ठीक है। परसों जो हमने बनाया हुआ है ना होम मेड सीरीलैक डेली बनता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ठीक है, उसकी रेसिपी भी फिर आपसे शेयर करेंगे, और आप क्या रेसिपी बनाते हैं वो भी देखेंगे। सर हमें तो पता ही नहीं हम क्या बनाएंगे, परसों देंगे। नहीं सीरी आपने ना आप हर चीज़ बना सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे सीरीलैक की रेसिपी क्या है, ठीक है, या फिर आप कोई भी सीरीलैक जो मार्केट में अवेलेबल है उसका सर्विंग साइज मेंशन होता है पीछे, वो रेसिपी देखें, और उसके अगेंस्ट आप ज़्यादा अब F75 है, ठीक है, F75 बना रहा है यूनिसेफ, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के बच्चों के लिए, तो हमने ना वो बना लिया शुगर से, तो हमने ना शुगर की जगह राइस ऐड किया है, हमने राइस बेस F75 बनाया है, और जब हमने वो माल न्यूट्रिशन के बच्चे को खिलाया तो उसके ज़्यादा इफेक्ट्स आए हैं, और जो बच्चों में उससे जो डायरिया हो रहा था वो भी नहीं हुआ, और इसके ऊपर हमारी एक स्टडी भी मतलब पब्लिश होने वाली गई हुई है, तो उसके बहुत अच्छे इफेक्ट है। इसी तरह आप भी मतलब सोचा करें कि मतलब मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है हम उसका अल्टरनेट, हमारा काम ही यही है कि हमने मतलब नई चीज़ बनानी है और नेचुरल डाइट से बनानी है, तो हम इजीली बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों को हमारे देहात में एक बहुत प्रैक्टिस है जो मतलब कई इलाकों से है, वो ना छोटा सा मसला हो, थोड़ी सी खांसी हो जुकाम हो, हनी देना भाई बच्चों को। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन हो अपने रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं, और डाइट प्लान अपने रजिस्टर पे सॉल्व करने के बाद नीट फॉर्म में एक पेज पे बना के मुझे देना, ठीक है, सही है। वो मतलब नेक्स्ट टाइम ये गलती ना नहीं करनी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मेजर न्यूट्रिएंट्स और उनके फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिएंट्स दो किस्म के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो में कौन से आते हैं? प्रोटीन, कार्ब, फैट एंड वाटर।
ये कल हमने डिस्कस कर लिए थे तीनों। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो। माइक्रो में सबसे पहले आते हैं फैट सॉल्युबल। विटामिन जी, फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें 4 आते हैं A, मेन। D, E, K। विटामिन ई का एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? टोकोफेरोल। अच्छा, विटामिन ए का कैरोटीनॉइड्स है और रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन ए का फिजियोलॉजिकल रोल क्या होगा हमारी बॉडी पे? इसके फंक्शंस क्या है? आई के लिए बाइंड के लिए इम्यून सिस्टम ये हमारी स्किन की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है विटामिन ए, स्किन डेवलपमेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी में और आई के लिए। अच्छा, एक होता है रेटिनॉल और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड। प्लांट सोर्स इसमें से कौन है और एनिमल सोर्स कौन है? कैरोटीनॉइड जो है और रेटिनॉल जो है वो एनिमल है और कैरोटीनॉइड होगा। सोर्सेस तो हम सबको पता है इनके, किसी को नहीं पता कोई बता सकते हैं? मतलब किसी को ना पता हो वो बताए कि मुझे इसके सोर्सेस नहीं पता। हमने पहले सेमेस्टर से इनके सोर्सेज पढ़े हैं और वैसे भी मतलब हम इजीली इनके सोर्सेज सबको डिफाइन करने भी जाते हैं। अच्छा, ये स्किन डेवलपमेंट और सेकेंडली म्यूकस मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट। अच्छा, और थर्ड पे ये एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। मेन रोल इसका है आई के साथ, सही है। जितने भी हमारी आई के प्रॉब्लम्स हैं, हम एक आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा डेफिशिएंसीज इनके ऊपर लेक्चर होगा उसमें हम आपको स्लाइड्स दिखाएंगे। उसमें मतलब विद पिक्टोरियल डायग्राम जितनी भी डिजीज़ हो रही है इनकी डेफिशिएंसी से वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपने सिर्फ इनके जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो आपने याद रखना है। सर ये म्यूकस मेम्ब्रेन वाला आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है? हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में। तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें विटामिन ए का रोल है। और स्किन डेवलपमेंट, बच्चों को कहते हैं कि जब भी उसकी मतलब न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो तो उसको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दें। और अक्सर विटामिन ए और विटामिन डी के मतलब हम वार्ड में दे रहे होते हैं सप्लीमेंट, जिससे क्या होता है कि उनकी जो मतलब डर्माटोसिस हो रही होती है बच्चों को, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो उसमें ये विटामिन ए हेल्प कर रहा होता है। और बच्चों में ख़ास तौर पे जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे होते हैं उनके अंदर इसके बहुत ज़्यादा साइंस होते हैं विटामिन ए के। और काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं, मतलब हमारे पास ओरिजिनल केस है, वो हम उस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाएंगे। उसमें उनके विटामिन ए के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है ना वो शो हो रहे होते हैं, सही है। उसके बाद विटामिन डी है। विटामिन डी का एक्टिव कंपोनेंट और कैल्सिफेरॉल। डिफरेंट बुक्स कहती है कि कैल्सिफेरॉल है और वो कोल कैल्सिफेरॉल वो एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका रोल क्या है? बॉन्ड डेवलपमेंट में आयरन कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करता है, उसके लेवल को। अच्छा, उसके बाद विटामिन ई, टोकोफेरोल इसका एक्टिव कंपोनेंट है। विटामिन ई का क्या रोल है हमारी बॉडी में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, ये जो विटामिन ई होता है ना
वो विटामिन ए की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सही है, जैसे हम पढ़ते हैं ना न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, तो विटामिन ई का रोल है कि वो विटामिन ए की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। अच्छा, एक ऐसा न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट है ना उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, वो है आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म किसी हद तक वो इन्वॉल्व होता है आयोडीन। तो जब आयोडीन हम अभी पढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ई का क्या बताया आपने? विटामिन ई का क्या? Reproductive system के लिए और brain formation, nervous system stimulates के लिए। विटामिन के Blood clotting। ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहा होता है। और नेक्स्ट ये एक प्रोटीन इसके साथ उसकी एक्टिविटी जुड़ी होती है, उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जितने भी क्लॉटिंग हो रही होती है वहाँ सीलिंग वो इस प्रोटीन का मेन रोल होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में थायामीन, Riboflavin, niacin, pantothenol, toxin, biotin, ATF। अच्छा। उसके बाद ये जो होते हैं ना इनका फिजियोलॉजिकल रोल के हिसाब से अगर हम देखें, जो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मोस्टली ना जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक्टिवेशन, उनकी सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ये मैंने थायमीन और नायासिन इसलिए साथ रखा है क्योंकि ये और ये तीनों ये रोल प्ले कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में। और राइबोफ्लेविन का एक और भी रोल है, और ये तीनों ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे थे, प्रोटीन, फैट और उसके अलावा ये एक्ट एज अ कोएंजाइम होते हैं। सही है। और जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे थे, या उनको रेगुलेशन में, सही है, या इनके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मेन, वो है पड़ा हमारे पास फोलेट, पायरिडॉक्सिन, इनका रोल होता है कि ये जो पायरिडॉक्सिन है और सियानोकोबालामीन है ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और आरबीसीज की रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन में रोल प्ले करते हैं, और उनकी डायलाइसिस नहीं होने देते, ठीक है। उनकी नहीं, ये पायरिडॉक्सिन और सियानोकोबालामीन, ठीक है। क्या ब्रेक करना है दोबारा? पायरिडॉक्सिन और सियानोकोबालामीन फर्स्ट रोल इनका ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। दूसरी जो आरबीसीज की डायलाइसिस उसकी ब्रेक डाउन नहीं होने देते, ठीक है। और आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसीज की ब्रेकडाउन में देते हैं, उनकी प्रोडक्शन में help करते हैं। सही है। और जो फोलेट है, फोलेट डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है,
और जितने भी मतलब प्रीटर्म बर्थ्स होती हैं आजकल, प्रीटर्म बर्थ्स मतलब बहुत ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस है हमारे इर्द गिर्द, आपने देखा होगा या कभी ऑब्जर्व किया है? तो उसका मेजर इशू यही है कि ना सप्लीमेंटेशन नहीं है, इनटेक नहीं है, सही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इश्यूज आते हैं, डीएनए सिंथेसिस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें मिनरल्स पे, तो कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस। अच्छा, सोडियम और पोटाशियम का क्या रोल होता है? ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और मतलब सोडियम क्या कर रहा होता है? सोडियम हमारे सेल मेम्ब्रेन में सोडियम और पोटाशियम चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, और मतलब ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, सही है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वो इन्हीं के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस है, ये इन दोनों का सेम रोल है, ये दोनों बोन डेवलपमेंट, टीथ डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा, मैं कल पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, उसमें लिखा हुआ था कि ना विटामिन ए टीथ डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, विटामिन ए। आपने कभी पढ़ा? पहली बार सुना है? अच्छा, विटामिन ए का बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रोल है, हमें तो सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि आई में, सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है ना वो विटामिन ई और विटामिन ए की है, ठीक है। उसमें ये एक कैरोटीनॉइड्स है जो, और सेकंड पे है बड़ा विटामिन ई में टोकोफेरोल, ये दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेशन में। कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम डाइट ले रहे हैं, उसमें फैट रिच डाइट है, ठीक है, तो फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो रही होती है, ठीक है, और वो लिपिड पूल क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में आएंगे, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वो ब्लड कैपिलरीज में ख़ास तौर पे एलडीएल, ठीक है, तो एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल के बारे में आपने पढ़ा? तो ख़ास तौर पे ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या होती हैं, ये वहाँ पे पैचअप हो जाती है, वहाँ पे स्टिक हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये साथ एक थ्रोम्बिन बना लेती हैं, ठीक है, और ये ब्लॉकेज कर देती है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ठीक है, और इवन के डेथ भी हो जाती है। तो कैरोटीनॉइड्स और टोकोफेरोल का इसलिए हमारी बॉडी में ज़्यादा रोल है कि अगर हम ये जो विटामिन ए रिच और विटामिन ई रिच डाइट लेंगे तो हम एलडीएल की ऑक्सीडेशन होगी, जिससे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इनकी ज़्यादा होगी, तो बहुत से चांसेस जो अफेक्ट हो रहे हैं सीवीडीज, तो वो कम हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है जिंक, सेलेनियम और कॉपर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो आयरन का बहुत ज़्यादा रोल है, सेम वही आरबीसीज के साथ, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी मसल्स को और डिफरेंट साइड्स पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है थ्रू हेमोग्लोबिन। और अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो उसके मुताबिक सेलेनियम, जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है ड्यूरिंग कोविड-19, ये दोनों हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। तो जिंक का क्या रोल होगा? जिंक एंटीबॉडीज़ की रेगुलेशन और उसकी प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करता है।
उसके अलावा ये इम्यून फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। जितनी भी वाउंड हीलिंग्स हो रही होती हैं वो जिंक के थ्रू हो रही होती है। जिंक का उसमें मेजर रोल होता है। अच्छा, सेलेनियम का क्या रोल है? सेलेनियम भी इम्यून फंक्शनिंग करवाता है, इम्यून फंक्शनिंग को बूस्ट करता है और एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। कॉपर का क्या रोल है हमारी बॉडी में? कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, कोएंजाइम और कोफैक्टर से। कोएंजाइम और कोफैक्टर के तौर पे काम करता है और इसका रोल ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था।